हाय। आज हम लोग फेडरलिज्म के बारे में बात करेंगे। ये बहुत आसान है और बहुत इजी है। चलिए इसको बहुत आसान और इजी तरीके से समझने के लिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म एक पावर शेयरिंग सिस्टम होता है। तो पावर शेयरिंग किसके किसके बीच में होगा? नेशनल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट का, और बाकी जो लोकल गवर्नमेंट रहता है, इन लोगों के बीच में जब पावर शेयरिंग हो जाता है, पावर जब डिवीज़न हो जाता है, तो उसी सिस्टम को हम लोग फेडरलिज्म बोलेंगे। अब देखते हैं फेडरलिज्म क्यों चाहिए। एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पावर शेयरिंग चैप्टर में हम लोग पढ़ लिए हैं। एक्चुअली डेमोक्रेटिक कंट्री में इसलिए पावर शेयरिंग किया जाता है या फेडरल गवर्नमेंट लाया जाता है क्योंकि सेफगार्ड प्रोवाइड करने के लिए और यूनिटी को प्रमोट करने के लिए। हम लोगों को पता है इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो डिफरेंस पीपल को सेफगार्ड प्रोवाइड करने के लिए और इस डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए, और डाइवर्सिटी को प्रमोट करते करते हम लोग क्या करेंगे, यूनिटी को भी मेंटेन करके चलेंगे। इसीलिए फेडरल गवर्नमेंट या फेडरलिज्म सिस्टम बहुत ज़रूरी रहता है। अब हम लोग देखते हैं फेडरलिज्म का की फीचर के बारे में। सबसे पहले आता है लेवल्स। फेडरलिज्म सिस्टम में क्या रहता है, गवर्नमेंट का दो या दो से ज़्यादा लेवल रहता है। सेकेंड, कोर्ट सिस्टम। फेडरलिज्म गवर्नमेंट में एक कोर्ट सिस्टम रहता है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी टाइप का अगर डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन ओरिजिन होता है तो। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, मतलब एक कंट्री का कहाँ से मनी आएगा, कहाँ से इनकम होगा उसका, एक कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ पावर, मतलब किस टाइप का गवर्नमेंट के पास, एक्चुअली नेशनल गवर्नमेंट के पास किस टाइप का पावर रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास किस टाइप का पावर रहेगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और एक की फीचर के बारे में देखते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव्स। ये तो एक सेफगार्ड एंड प्रोमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, ये भी की फीचर के अंदर ही आता है। चलिए अब फेडरेशन का डिफरेंट टाइप के बारे में पढ़ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आ रहा है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट एक साथ आते हैं और एक बहुत बड़ा यूनिट बनाते हैं, बिगाड़ यूनिट बनाते हैं। इसको हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलेंगे। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, एक बड़ा कंट्री, एक लार्ज कंट्री जब डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो जाता है या पावर को जब डिवाइड कर देता है, तब उसको हम लोग बोलेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर में ऑल स्टेट्स के पास इक्वल पावर रहता है, लेकिन होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर रहता है। कमिंग टुगेदर में जो स्टेट्स है वो सब एक साथ आते हैं, क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के लिए। ऑन द अनदर हैंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के लिए। कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो है वो मेजरली डेवलप्ड नेशन के अंदर देखा जाता है। ऑन द अनदर हैंड ये डेवलपिंग नेशन पर मिलता है। इसका एग्जांपल यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल इंडिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडिया फेडरल कंट्री है, ट्राई टू प्रूव इट। तो इसको प्रूव करने के लिए आप की फीचर के बारे में भी लिख सकते हो, और दो चीज़ आपको इंक्लूड करना है इसमें। वो क्या क्या है? नंबर 1 2 टायर सिस्टम, और नंबर 2 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो पहले देखते हैं 2 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। एक्चुअली 2 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्लियरली मेंशन है, एक यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्म में जानते हैं, और एक स्टेट गवर्नमेंट। अब देखते हैं 3 टियर गवर्नमेंट। 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम में और एक गवर्नमेंट इंक्लूड हुआ था जो 1950 से 1960 के बीच में, वो है लोकल गवर्नमेंट, या जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड हुआ था वो पंचायती सिस्टम या म्यूनिसिपलिटीज़। जो रूरल एरिया है वो पंचायती सिस्टम के नाम पर, और जो टाउन एरिया या अर्बन एरिया है वो म्यूनिसिपलिटीज़ के नाम पर इंक्लूड हुआ था। अब देखते हैं हम लोग 3 टाइप का लिस्ट के बारे में। नंबर 1 यूनियन लिस्ट, नंबर 2 स्टेट लिस्ट, नंबर 3 कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के ऊपर ओनली यूनियन गवर्नमेंट लॉ मेकिंग कर सकता है। इसके अंदर में क्या क्या सब्जेक्ट आता है, जैसा डिफेंस, बैंकिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड करेंसी सिस्टम एट्सेट्रा। नेक्स्ट आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के ऊपर ओनली लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लॉ मेकिंग कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में क्या क्या सब्जेक्ट आता है, जैसा पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन सिस्टम, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है। नेक्स्ट आता है कॉन्करेंट लिस्ट। देखो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों मिलके
जब लॉ मेकिंग करेंगे तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लिस्ट, जैसा एडुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन एट्सेट्रा। ये सब चीज़ के ऊपर लॉ मेकिंग करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों को ही चाहिए। ये तीनों लिस्ट को छोड़ के और एक भी लिस्ट आता है, वो होता है रेसिडुअरी लिस्ट। रेसिडुअरी लिस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट मैटर आता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ई कॉमर्स। एक्चुअली रेसिडुअरी लिस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ही आया है, और रेसिडुअरी लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट का ही पावर ज़्यादा रहता है। जैसे ई कॉमर्स या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई लॉ मेकिंग करना है तो यूनियन गवर्नमेंट ही बना सकता है। अब देखते हैं इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस हुआ था। इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस करने के लिए लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया गया था और लैंग्वेज पॉलिसी बनाया गया था। लिंग्विस्टिक स्टेट क्या होता है, जब 1947 के बाद इंडिया का जो स्टेट बाउंड्री है वो स्टेट बाउंड्री में कुछ चेंजेस आया था। किस टाइप का चेंजेस ना, जो स्टेट न्यू टाइप्स ऑफ स्टेट बाउंड्री बनना था वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बेसिस पर बनना था। एक्चुअली उस टाइम क्या हुआ था, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो सेम लैंग्वेज में बात करते हैं तो उन लोगों को लिए एक स्टेट, अदर जो लैंग्वेज में बात करते हैं उन लोगों को लिए अदर स्टेट बनेगा। जैसा कोई छत्तीसगढ़ी में बात करता है तो उन लोगों को लिए एक स्टेट बनेगा। जैसा कोई गुजराती में बात करता है तो उन लोगों को लिए अलग स्टेट बनेगा। लेकिन ये यूनियन गवर्नमेंट उस टाइम में एक इस चीज़ के बारे में एग्री नहीं था, लेकिन ये बाद में यूनियन गवर्नमेंट भी परमिशन दिया था और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलिंग पावर के ऊपर ज़्यादा बेनिफिट मिला था। इसके थ्रू क्या हुआ था, लैंग्विस्टिक स्टेट बन गया था। नेक्स्ट होता है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी इंडियन फेडरेशन का सेकंड टेस्ट है। इस टेस्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया नहीं गया है किसी भी टाइप का एक लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज के तौर पर माना जाएगा, लेकिन नेशनल लैंग्वेज के तौर पर एक लैंग्वेज को आइडेंटिफाई किया गया था, वो है हिंदी। क्योंकि हिंदी में ज़्यादातर पीपल इंडियन पीपल बात करते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ओरिजिन हुआ था। किस टाइप का प्रॉब्लम, इंडिया में ऐसा कुछ भी स्टेट था जो स्टेट में नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल है, तो इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है किसी भी टाइप का ऑफिशियल लैंग्वेज के थ्रू हिंदी यूज किया जाएगा। स्टेट का ओन लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज के थ्रू स्टेट कर पाएगा। ऑन द अनदर हैंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी के साथ साथ भी वो इंग्लिश को भी यूज करता है। लेकिन इंडिया का लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को देखते हुए टोटल 22 लैंग्वेज को इंडियन 8 शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है, जिसको शेड्यूल्ड लैंग्वेज के नाम पर जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए, 2 टायर गवर्नमेंट सिस्टम में हम लोग क्या देखे थे, एक स्टेट गवर्नमेंट था और एक यूनियन गवर्नमेंट था। तो डिसेंट्रलाइजेशन वो होता है जब स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से या यूनियन गवर्नमेंट से कुछ पावर लेकर एक न्यू टाइप गवर्नमेंट का फॉर्म दिया जाता है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसमें जो न्यू टाइप ऑफ गवर्नमेंट ओरिजिन हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल गवर्नमेंट बोलेंगे। लेकिन ये लोकल गवर्नमेंट रूरल एरिया के लिए अलग हो गया और अर्बन एरिया के लिए अलग हो गया। रूरल एरिया के लिए क्या आया या ग्रामीण इलाके के लिए क्या आया, पंचायत सिस्टम, और अर्बन एरिया के लिए क्या आया, म्यूनिसिपैलिटीज। सबसे पहले हम लोग पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात करते हैं। पंचायती राज सिस्टम रूरल एरिया का लोकल गवर्नमेंट है। पंचायती सिस्टम में एक विलेज को डिफरेंट वार्ड में या डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जो वार्ड बनता है या डिफरेंट पार्ट बनता है उसमें वार्ड मेंबर रहते हैं जिसको हम लोग पंच के नाम पर जानते हैं, और एक प्रेसिडेंट रहता है जिसको हम लोग सरपंच के नाम पर जानते हैं। ये दोनों क्या है, ये दोनों इलेक्टेड मेंबर है। तो एक स्टेट में कुछ ग्राम पंचायत होता है और कुछ ग्राम पंचायत मिलके क्या बनाते हैं, पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल। अब देखते हैं हम लोग जिला परिषद। जिला परिषद क्या होता है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितना सारा ग्राम पंचायत है सभी पंचायत समिति मिल के एक जिला परिषद क्रिएट करते हैं। जिला परिषद का ज़्यादातर मेंबर इलेक्टेड होते हैं। अब हम लोग अर्बन एरिया का लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। अर्बन एरिया में जो लोकल गवर्नमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़। म्यूनिसिपैलिटीज़ में चेयरपर्सन जो होता है या हेड जो होता है वो कौन होता है, मेयर होता है, वो पॉलिटिकल हेड होता है। अब हम लोग अगर लोकल गवर्नमेंट का टोटल बात करेंगे, मतलब पंचायत समिति एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ का बात करेंगे, तो टोटल हम लोगों को रिप्रेजेंटेटिव है प्रेजेंट टाइम इंडिया में 36 लाख के आसपास। तो इसमें जो 1/3 सीट रहता है, ये 1/3 सीट वोमेन पीपल के लिए क्या रहता है, रिजर्व रहता है। क्यों रिजर्व रहता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में
वोमेन का वॉइस को इंक्रीज करने के लिए या वोमेन का स्टेटस को इंक्रीज करने के लिए ये रिजर्वेशन किया गया है। इसका कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। इसका एडवांटेज क्या क्या था? डिसेंट्रलाइजेशन के लिए जो लोकल लेवल का जो इशू है, लोकल लेवल का जो प्रॉब्लम है, वो रिड्यूस करने के लिए ये बहुत हेल्प किया था। डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ गया था डायरेक्ट पार्टिसिपेशन फॉर द लोकल पीपल के लिए, मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए डायरेक्टली लोकल पीपल पार्टिसिपेट कर पाया था। थर्ड थिंग्स ये होता है जो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रेशर था, वो प्रेशर लोकल लेवल गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया था या कम हो गया था। इसमें सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल को दोनों को हेल्प मिला था बहुत इजी तरीके से काम करने के लिए। और एक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए एडवांटेज ये था, वोमेन एम्पावरमेंट भी बढ़ गया था, क्योंकि हम लोगों को पता है 1/3 जो सीट है वो वोमेन के लिए रिजर्वेशन है। सो वोमेन एम्पावर भी डिसेंट्रलाइजेशन के लिए इंक्रीज हुआ था। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाई हैज़ फेडरेशन सक्सेस्ड इन इंडिया, मतलब इंडिया में फेडरलिज्म सिस्टम क्यों सक्सेस हुआ था, तो आपको 3 पॉइंट के बारे में डिस्क्राइब करना है। एक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, और एक लैंग्वेस्टिक स्टेट के बारे में, और एक लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।